अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली FBI टैक्स निज़ाम में ला सकती है, लेकिन FBI ने उनसे मुंह मोड़ा हुआ है और FBI टैक्स फाइलर जो 10 लाख हैं उन पे ही अपनी तवज्जो दी हुई है। कभी उनका ऑडिट करते हैं, कभी उनके लिए 122(5A) निकाल दिया जाता है, कभी उनकी मॉनिटरिंग और विथहोल्डिंग टैक्स होती है, कभी सेल टैक्स का ऑडिट होता है और सारी एनर्जी, सारी उनकी जो फोर्स है वो उन्हीं लोगों पे है जो कि फाइलर्स हैं। हम अपने प्रोग्राम में बारहा ही कह चुके हैं कि FBI को अपनी एनर्जी जो है उन लोगों पे लगानी चाहिए जो कि इस निज़ाम में नहीं शामिल हो रहे हैं। जिनको उनको निज़ाम में शामिल करेंगे तो रेवेन्यू टारगेट्स भी मीट होंगे और FBI मुसलसल इस बात से जिसे कहना चाहिए नफ़ी करता जा रहा है और वो नज़र आ रहा है कि उसके पहले 6 महीने के टारगेट्स नहीं मिल रहे थे, अब क्वार्टर के टारगेट्स नहीं मीट हो रहे और इसी तरह मंथली टारगेट्स भी मीट नहीं हो रहे और ग्रेजुअली ये जो है पोजीशन और वर्स से वर्स होती जा रही है। हमने आज बात करनी है कि FBI के टारगेट्स क्यों नहीं अचीव होते और इसके लिए क्या अमल ऐसा लाएमल अडॉप्ट किया जाए जिससे FBI के टारगेट्स अचीव किए जाएं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब हैदर पटेल साहब को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार के, ADRC की जो नई कमेटी आई है उसके मेंबर भी हैं और FCA हैं, पार्टनर हैं EY चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। उनसे बात करते हैं कि क्या असल मसला क्या है, क्यों नहीं FBI के टारगेट्स मीट हो रहे हैं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया अनवर साहब। आप भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और रोज आप भी ये बात करते हैं, आपके एक अंदाजे के मुताबिक क्या वजह क्या है, बेसिक फंडामेंटल रीजन क्या है जो FBI के टारगेट्स मीट नहीं हो रहे और ये हम पिछले कई सालों से ये चीज ग्रेजुअली मतलब वर्स से वर्स होती जा रही है। अनवर साहब, आप भी बिजनेस में भी हैं, आप प्रोफेशन में भी हैं। आप जब कोई गोल सेट करते हैं तो उसके पीछे आपकी एक स्टडी होती है कि आप किस तरह गोल अचीव करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप। मेरे ख्याल है जो पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं FBI की जो सबसे पहली बात है, आपने बात की टारगेट की, तो सवाल ये टारगेट क्या है और उस टारगेट की बेसिस क्या है। बेसिस की बिल्कुल ठीक है ना। तो उस मैं जितना समझाऊँ, मैंने जितना क्लोजली इनको देखा है, तो कोई कॉन्क्रीट कोई ऐसा प्लान नहीं होता है कि जिसकी वजह से हम कहें कि जी इस तरह पहुंच जाएंगे। रादर एक यूँ समझ लें कि एक कागज़ के ऊपर एक नंबर गेम होता है कि जी इस वक्त कितना नंबर है, वहाँ हम रिवर्स वर्किंग करते हैं कि हमने यहाँ पहुँचना है। तो फिर वो ज़ाहिर है एक तरफा जैसे आपने भी कह दिया कि टैक्स पेयर तो गिनती बढ़ नहीं रही है, तो एक तरीका तो ये होता है अगर आपने अपना बिजनेस भी बढ़ाना है किसी ने तो अपनी कस्टमर बेस बढ़ाता है। तो FBI अपनी कस्टमर बेस मुझे लगता है कि जैसे हमने शिकस्त मान ली है, FBI ने शिकस्त मान ली है कि नहीं ये बेस हम नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे बड़ी वजह टारगेट ना मीट होने की ये है कि आपकी बेस नहीं बढ़ रही है। सबसे आसान तरीका है और हम माशाल्लाह इस मुल्क में हम 20 करोड़ तो यानी कि नॉन फिगर है, सेंसस इस वक्त हो रहा है, पता नहीं रियल फिगर क्या आएगी। तो इस पॉपुलेशन के साथ अगर हम 10-12 लाख टैक्स पेयर की इस वक्त बात कर रहे हैं, आई थिंक अभी जो 2016 की इन्होंने फाइनल की है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, तो 12 लाख समथिंग टैक्स पेयर है उस पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनिशियली 10 लाख थे, फिर कुछ बड़े हैं 12 लाख हो गए। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब आटे में नमक बराबर भी नहीं है ये। नहीं, लेकिन क्या ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो FBI के जो लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या आप क्योंकि रास्ते में भी रहते हैं और इनसे बातचीत होती रहती है, तो क्या असल में आपको इनको क्या प्रॉब्लम क्या है इस बात को एड्रेस करने में? देखिए मेरा ख्याल ये है कि लिप सर्विस की हद तक तो हम बहुत अच्छे हैं, सही है। बातें तो फोरम पे आप जाएं तो FBI के नुमाइंदों से भी बात करें, इवन गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करें, यानी मिनिस्टर से भी बात करें, तो उनको भी पता है प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो चीज़ जिसका बहुत बड़ा फुकदान है और जो हम बाहर के प्लेटफॉर्म से भी कहते रहे हैं कि इन्फोर्समेंट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग न्यू टैक्स पेयर जो है वो लिटरली नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत कम हो गया है वो। और उससे मेरा मतलब ये है कि आप ये इंतज़ार ना करें कि टैक्स पेयर खुद आएगा, आप टैक्स पेयर के पास जाएं, आप बाज़ारों में जाएं, आप लोगों को रजिस्टर करें। आपने कितने साल हो गए, क्या कोई टैक्स ऑफिस ने किसी शहर का कोई सर्वे किया है? हमारी नॉलेज में तो नहीं आया आज तक कोई स्टडी। तो ये मेरे ख्याल में आपको टैक्स पेयर के पास जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है। टेक्नोलॉजी में अब तो जियो मैपिंग हो सकती है, अब तो मतलब दुनिया बिल्कुल ही छोटी हो गई है, आप कमरे में बैठ के हर चीज कर सकते हैं। आप गूगल अर्थ पे चले जाएं, वहां से आपको सारे पता चल जाएंगे कितनी शॉप्स है, कितने बाजार है, कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त एनटीएन होल्डर फाइलर से कई ज्यादा है। जी हाँ, जो कि नेशनल टैक्स नेट पे रजिस्टर्ड है, जो कि फाइल नहीं कर रहा है। ये देखें, ये दो बातें बड़ी मुख्तलिफ है, हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं कि ये एनटीएन होल्डर कितने हैं और फाइलर कितने हैं। इनमें भी मेरे ख्याल में कम से कम 3 गुना का फर्क है। लोगों ने गाड़ी खरीदी, उन्होंने एनटीएन ले लिया, जरूरत थी,
तो उन्होंने करा लिया एनटीएन। अब एनटीएन जब करा लिया लेकिन उसके बाद फाइलिंग में नहीं आया वो, तो कम से कम हम एनटीएन वालों को तो ले आए। और ये देखिए ना, अगर आप और हम बिजनेसेस को डील करते हैं तो चीजें शॉर्ट टर्म प्लान्स होती हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। अब शॉर्ट टर्म प्लान में आप उनको लें जो एनटीएन पे आपके पास है, उनको पहले एटलीस्ट आप अपने उसमें नेट में लें, देन यू कैन गो फॉर अदर वन। लेकिन बात ये हो रही है कि जो सूरत हाल यहाँ नजर आ रही है उसमें यह है कि अब आपने ये कहा एनटीएन ले लेते हैं, वो तो एक जमाने में शुरू हुआ था कि हर एक के लिए एनटीएन चाहिए होता था। अब जो एक दूसरी बात शुरू हो गई है वो ये आ गई है, फाइलर के बाद हर आदमी मिलकर रिटर्न फाइल कर देता है, एंड नोबडी इज आस्किंग कि यार भाई तुम गाड़ी ले रहे हो 50-20 लाख की 25 लाख की, तो तुम मिलकर रिटर्न कैसे फाइल करो? वो सिर्फ इसलिए कि वो फाइलर और उसके रेट को बचाने के लिए। तो ये भी कोई स्कीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि भाई चेक करें कि जो रिटर्न्स आ रहे हैं उन पे क्या रिस्पांस किया जा रहा है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हो रहा है अब रिसेंटली ज़्यादा हो रहा है नॉन फाइलर के बाद जी, और रेट्स मुख्तलिफ होने के बाद लोग जो है इंक्लाइंड तो हो गए फाइल करने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा वो नील फाइल कर रहे हैं। और मुझे ये डर लग रहा है कि थोड़े दिन में ये स्टैटिस्टिक्स आएगी कि हमारे जो टैक्स फाइलर्स हैं उनमें नील के ज्यादा रिटर्न है और जो टैक्स पेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी भी यही पोजीशन है, मे भी मैंने स्टैटिस्टिक्स भी यही पोजीशन है। अगर आप कुछ अर्सा पहले जब ये टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बनी थी, उन्होंने कुछ नंबर्स शाया किए थे, तो नंबर्स देख के मतलब पोजीशन ऐसी थी कि 100,000 से ऊपर जो लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे थे वो चंद हजारों में थे, मतलब चंद लाखों में थे आउट ऑफ दिस। तो ये बेसिकली देखें, ये जो हम अब एक कंसेंसस हमारा डेवलप हो रहा है कि ये जो एफबीआर को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए, और अब वो ये नहीं कि कर नहीं सकते, मेरे ख्याल में विल का इशू है और वो करना नहीं चाह रहे, सिर्फ ये लग रहा है मुझे। तो देखिए इसमें बीच में कुछ चीज़ें हुई थी जिसने इस सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। पहले आपके पास एक जुरिसडिक्शनल बेसिस होती थी बरसों से पाकिस्तान में। सही है। 2000 में जब हम रिफॉर्म्स में गए, टॉप 1 में गए, फिर टॉप 2 में हम गए, टैक्स रिफॉर्म्स का जो प्रोग्राम आया उसमें हम चले गए फंक्शनल बेसिस के ऊपर। सही है। उससे आपको हाई एंड टैक्स पेयर्स में तो फ़ायदा हुआ कि आपने सेग्रीगेट कर दिया कि भाई ये ऑडिट है, ये है, लेकिन आपको ये अक्रॉस द बोर्ड जो है मेरे ख्याल में ये सही पॉलिसी नहीं थी। उससे ये हुआ कि जुरिसडिक्शन आपने ख़त्म कर दिए एरिया वाइज, और आप फंक्शनल बेसिस पे अपने काम डिवाइड कर लिए, और आपने इंडस्ट्री वाइज भी और बिजनेस वाइज भी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया। तो आपके ख्याल में ये चीज़ ये एक इम्पेंडिमेंट था। पिछले साल इसको हम दोबारा लाए हैं, ये भी आई थिंक बड़ी डिमांड थी लोगों की कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए अगर आपने ब्रॉड करना है तो। सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो जुरिसडिक्शन में पहले जो छोटा अफसर था, इंस्पेक्टर था या यूडीसी था, वो उसके जो फ़राइज़ थे उसमें ये फ़राइज़ भी होते थे कि वो मार्केट अपने एरिया की देखा करता था। आई थिंक वो प्रैक्टिस चूँकि बीच में गैप आ गया, अब लोग चेंज हो गए, कुछ लोग रिटायर हो गए, नए लोगों को उसका आइडिया नहीं है। देखें ऐसा साहब, ये आपकी बात तो हम भी बात करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल सही लगती है बाज़ वक्त, क्योंकि हम जब पीछे देखते हैं तो इसी तरह की प्रैक्टिस थी। लेकिन देखें दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है। अब अगर आप जुरिसडिक्शन के इशू पे अगर एफबीआर सिर्फ ये एक्सक्यूज लेगा कि बेसिकली, तो अब आपको कोई मसले होने नहीं चाहिए, बिकॉज आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा एक टूल है जिसको यूज करने की बात है, सिर्फ यूज नहीं किया जा रहा। देखिए आई थिंक परसेप्शन भी इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जैसा कि आपने शुरू में जो कहा कि एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ क्या क्या हो रहा है और वो क्या क्या सुबह शाम फेस कर रहा है, मेरे पास कई मिडिल साइज बिजनेसमैन जो कि वन मैन शो होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जब इतनी चीज़ें आती हैं तो हम अपना कारोबार करें, हम इस पर फोकस करें, बिकॉज हर आदमी के पास इतनी मशीनरी, इतने लोग नहीं होते कि इन बड़ी कंपनियों की तरह कि भाई वो इसको डील कर सके। तो छोटा बिजनेसमैन जो है इन चीज़ों से परेशान है। तो अब जो आदमी बाहर बैठा है नेट के, वो जब इनको देख रहा है तो वो कहता है कि मैं यही ठीक हूँ। बिल्कुल सही। ऐसा साहब हमें ब्रेक लेना है। श्योर। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक से, और ब्रेक वापस आके बात करते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो परेशान है एफबीआर की कंप्लाइंसेस से। तो फिर पूछते हैं अपने मेहमान से कि क्या एफबीआर को करना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो कुछ सेटिस्फाई हो सके एफबीआर की कंप्लाइंसेस से। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उनकी कंप्लाइंसेस बढ़ती जा रही हैं और वो ये महसूस करने लगे हैं कि वो बिजनेस करें या एफबीआर को जवाब दें, एफबीआर के नोटिस को कंप्लाई करें। हमारे मेहमान हमसे बात कर रहे थे, तो ऐसा साहब आप क्या कह रहे थे उस वक्त जो हम ब्रेक पे गए? देखिए बात सारी ये है कि आप जो बात कर रहे थे हमने कई रीज़न निकाली कि टारगेट क्यों अचीव नहीं हो रहा। हमने कहा कि आपकी जो क्लाइंटेल है वो बढ़ नहीं रहा है एफबीआर का, टैक्स पेयर नहीं बढ़ा है। अब टैक्स पेयर क्यों नहीं बढ़ा उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो किसी भी काम में किसी को माइल करने के लिए आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना होता है। इस वक्त जो हालात है वो ये है कि कंप्लाइंसेस बहुत मल्टीपल हो गई हैं और सिर्फ फेडरल नहीं है बल्कि आपको सूबे की कंप्लाइंस भी देखनी है। आपके पास प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ आ गई हैं
सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स बड़ा वसी अंदाज में लगा है और ये फैलता जा रहा है नेट। तो अगर एक आदमी कारोबार में है तो उसको ना सिर्फ विदहोल्डिंग करनी है इनकम टैक्स की, बल्कि उसको फेडरल सेल्स टैक्स की भी विदहोल्डिंग करनी है, और ना सिर्फ और बल्कि प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की ज़्यादा विदहोल्डिंग करनी है। वहाँ 20% तक आपको टैक्स विदहोल्ड करना है। अब हर पेमेंट पे एक बिजनेसमैन को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इनको ईज करना चाहिए, इनको बिल्कुल ईज करने की ज़रूरत है। मल्टीपल अथॉरिटीज़ को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। जो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन का प्रपोजल था कि एक नेशनल बॉडी होनी चाहिए जो टैक्स कलेक्ट करे, ना इस तरह की जी प्रोविंशियल हर अथॉरिटी अपनी हो। मल्टीपल अथॉरिटीज़ को कम करने की गुंजाइश है, टैक्स की शरह को कम करने की गुंजाइश है। और फिर सबसे बड़ी बात जो एक इम्पेडिमेंट है कि आप फेडरल लॉ में देखें, पेनल्टीज़ बड़ी कोलोसल हो गई है, बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज़ आ गई हैं छोटी छोटी नॉन कंप्लाइंसेस पे। इवन विदहोल्डिंग स्टेटमेंट ना फाइल करने पे बड़े इस पे हंगामा है, बड़ा शोर है। मतलब पेनल्टी अगर रखें तो इन्वोक उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट करें। बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट करें, और इस तरह करें कि ठीक है आप पहली दफ़ा जब पेनल्टी लगा दें, उसके बाद अगर कोई स्टिल कोई नहीं कर रहा कंप्लाई, तो फिर आप पेनल्टी लगाएं। बिल्कुल सही। अच्छा हैदर साहब, ये जो एडवांस टैक्स है, आप क्या समझते हैं इसका टैक्स पेयर पे बर्डन बढ़ गया है इससे? बेसिकली देखें एज अ टैक्स पेयर, तो अगर देखा जाए तो फेयर टैक्सेस, मुझे एंड ऑफ द ईयर टैक्स देना है। अब अपनी ईज के लिए, अपने रेवेन्यूज के लिए इन्होंने एडवांस टैक्स, अब एडवांस टैक्स ऐसा कंबर्सम हो गया है कि अब लोगों के लिए बर्डन बनता गया उनके कैश फ्लो। तो आप कैसे इसको समझते हैं कि इसको क्या करना चाहिए एफबीआर? देखिए, इस वक्त एफबीआर का फोकस जो है ना, वो अब ना सिर्फ एनुअल टैक्स कलेक्शन पर है, बल्कि चूंकि टारगेट्स इतने वसी हो गए हैं कि वो मंथली कंप्लायंस और मंथली कलेक्शन जो है मॉनिटर हो रही है। इसके साथ साथ वो लॉ को भी तजवीज़ देते रहते हैं तब्दील करने की अकॉर्डिंगली। तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल बैंकों की एडवांस टैक्स अब मंथली हो गई है। सही है। इस तरह तो एक वो भी मॉनिटर कर रहे हैं हर महीने किस तरह है। तो ये टैक्स पेयर के लिए बड़ा प्रॉब्लम है बार बार इसको कंप्लाई करना। और फिर इससे बड़ा एडवांस टैक्स आपका जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स है, जो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बड़े सेक्टर के लिए एडवांस टैक्स है। नहीं, लेकिन विदहोल्डिंग के अलावा जो ये आपको हर क्वार्टर पे पैसे देने होते हैं और के आगे एडजस्ट कर लिएगा, और वो टैक्स पे के रिफंड में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और रिफंड की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही यहाँ पे इस वक्त जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं इस वक्त। देखिए अनवर साहब, मेरे ख्याल में 147 का एडवांस टैक्स प्रॉब्लम नहीं है। सही है, क्योंकि वहाँ इस वक्त भी एस्टिमेट की गुंजाइश है। ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो विदहोल्डिंग की मद में जो एडवांस टैक्स मेरा कटता जा रहा है, जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे आप सबसे बड़ा इस वक्त जो बिजनेसमैन के लिए इम्पेडिमेंट है वो है आपका इंपोर्ट के ऊपर टैक्स, वन ऑफ द पे, जिसमें 5.5% टैक्स आपको लग जाता है इवन मैन्युफैक्चरर पे। और उस पर एग्जेम्पशन की सूरतें, कंडीशंस आपको पता है बहुत सख्त है उसके अंदर, कि आप पिछले साल की प्रोडक्शन से 110% आगे नहीं जा सकते। कम से कम आपका पिछले 2 साल के बराबर का टैक्स पे होना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपेंशन में जा रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है टैक्स लॉस इस वक्त, इसके बावजूद उसको पिछले 2 साल का टैक्स मीट करना है, तो रिजल्ट तो आपको पता है क्या होगा, वो रिफंड ही आएगा। बिल्कुल सही है। और फिर रिफंड प्रोसेस का जो हाल है वो हमें पता है। तो अब मतलब ये जो अल्टीमेटली जो टैक्स पे बर्डन दोनों तरह से, कंप्लायंसेस का भी बर्डन बढ़ गया है, पैसे भी ले जा रहे हैं तो उस पर कैश फ्लो का बर्डन भी आ गया है, तो जो नेट में है उसको तो बिल्कुल आपने चोक कर दिया है। यही वजह है ना कि लोगों का वर्किंग कैपिटल जो है वो टैक्सेस में जाके फंस गया है। बिल्कुल फंस गया है। बिल्कुल सही। अब बड़ा, जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया था, बड़ा शोर शरा था यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का, बड़ा, और लोगों ने बड़ा उसको एडमायर किया था, और कहते हैं कि यूनिवर्सल सेल्फ स्ट्रिक्ट बैक बाय द स्ट्रिक्ट ऑडिट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये बिल्कुल 79 का शायद मेरे ख्याल में एक रेप्लिका बन गया, और उसी तरह हर साल ऑडिट हो। तो आप क्या समझते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम को खत्म कर देना चाहिए, या क्या इसको, किस तरह इसको डील आउट करना चाहिए? देखिए, सेल्फ असेसमेंट स्कीम उसी वक्त चलती है जब आपका स्ट्रॉन्ग, इट हैज टू बी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड मेथोडिकल ऑडिट। सही। इस वक्त जो ऑडिट हमारे यहाँ हो रहे हैं, आई थिंक उसमें और 62 के असेसमेंट जो पहले होते थे उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वही है। तो जो थीम और जो थिंकिंग 2001 ऑर्डिनेंस के पीछे थी, वो थी एक मेथोडिकल ऑडिट की, कि आप एनालिटिकल ऑडिट करेंगे पहले, और फिर उसकी बेसिस पे आप कोई पैरामीटर बनाएंगे, और पैरामीटर की बेसिस पे आप केसेस को सिलेक्ट करेंगे। आज मेरे ख्याल में 2001 ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई 14 साल हो गए हमें, लेकिन 14 साल में आज तक हम पैरामीटर सेट नहीं कर सके। और हम आज भी लोग जाके कोर्ट में चैलेंज करते थे, कोर्ट कहता है नहीं पैरामीट्रिक करें। हालांकि लॉ में रैंडम सिलेक्शन है, लेकिन कोर्ट भी ये कह रही है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है, आपको कोई मेथोडिकल वे करना चाहिए। खुद अपनी वो करती है ना कि वो पैरामीट्रिक क्यों कहती है, वो रैंडम कह देती है, मतलब, लेकिन वो जब आपके जब नीयत सही नहीं होगी तो इस तरह के मसाइल तो खड़े होंगे ना। मतलब आप ऑडिट जो है ना, वो वैसे भी थियोरेटिकली इट्स अ डिटरेंस, इट्स नॉट अ वे टू कलेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल सही है। तो हम जो 182(5)A की भरमार देख रहे हैं इस वक्त, और फिर मखसूस
यूनिट्स के अंदर, जैसे एलटीयू में मेरे ख्याल में इस वक्त 80-90% केसेस में या तो ऑडिट हो जाता है या अमेंडमेंट हो जाती है। दे आर ऑल गोइंग अंडर ऑडिट एवरी ईयर। मेरे हिसाब से ऑडिट का एक पर्पस तो है कि आप ऑडिट उनके रिकॉर्ड सकें, लेकिन जो दूसरा पर्पस है जिसको ये बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, टैक्स पेयर से टैक्स पेयर जनरेट करना, कि जो सप्लाई चेन है, जो लोग हैं जो उसमें नहीं है टैक्स पेयर के बेस में, उनको लेके आना अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइप का कोई काम मतलब नजर आता नजर नहीं आ रहा कोई भी। देखिए इस पे मेरे ख्याल में कुछ सालों पहले मुझे याद है कि एलटीयू में एक एक्सरसाइज हुई थी और उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एलटीयू के टैक्स पेयर्स की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स उठाई और उससे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 2-2.25 लाख टैक्स पेयर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो जिनके आईडी कार्ड नंबर्स थे, टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थे, बट दे वर सप्लायर्स एंड दे वर डूइंग बिजनेस। तो वो 2-2.5 लाख का क्या हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे तो कई लाखों आदमी होंगे जो मुख्तलिफ एलटीयूज में अगर आप जाएंगे या आरटीओज का डेटा कलेक्ट करेंगे। देखिए ये ज़माना है डेटा एनालिटिक्स का, आपको पता है, कंपैरेटिव बनाया, बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है। अपना डेटा जो एफबीआर के पास है अगर उसी को हम प्रॉपर्ली एनालाइज कर लें और वहीं से आइडेंटिफाई कर लें तो आप खुद ब खुद टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें हम एक जमाने उन्होंने 30 लाख लोगों को नोटिस इशू कर दिए, तो उसका क्या हुआ? अभी थोड़ी में खबर आई थी 20 लाख नॉन फाइलर को नोटिस इशू किए जा रहे हैं, तो उसका क्या हुआ? अभी दुबई में उन्होंने कहा कि जी दुबई से रिपोर्ट ली जा रही है कि प्रॉपर्टीज के, तो क्या हुआ कि तो यही चीज़ है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सर्वे हुआ 2000 में और सर्वे में कहा गया कि बस अब उसके बाद जो है पाकिस्तान का पूरा टैक्स निज़ाम जो है वो सही हो जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखें इसमें एफबीआर की कैपेसिटी का भी इशू है। आई एम नॉट सेइंग कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि वहाँ लोग कम है, लोग तो हैं लेकिन ट्रेंड लोगों की कमी है। ऑफिसर्स जो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जिनको पिछले माइंडसेट के ऑफिसर्स हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, आपने उनको करंट असेसमेंट की एक जिम्मेदारी दी हुई है और आप उनको हर महीने उस पर मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना टाइम भी निकालेंगे कि वो इन चीज़ों में भी जाएं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक टीम बनानी पड़ेगी जिसकी सिर्फ जॉब ये हो। सही है। अगर आपको याद हो 3 साल पहले टैक्स बार ने ये प्रपोज किया था कि आपके ऑफिसर्स के टारगेट्स और जो आपके गोल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप उनकी असेसमेंट करते हैं उसमें आप टैक्स पेयर बढ़ाना भी डाल दें। सही है। इसके अंदर कि आपको मिनिमम इतने टैक्स पेयर ऐड, वो भी अगर कर लेते तो आज मेरे ख्याल में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है। ऐसा सब हमें एक ब्रेक लेना है, वापस आते हैं ब्रेक। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं कुछ और अहम नुकात पे। ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो रेवेन्यूज़ के टारगेट्स हैं वो किस तरह अचीव किए जाएं और कैसे उनको ऐसा बनाया जाए कि रियलिस्टिक लगें। हम अपने मेहमान से बात करते हैं कि जो विदहोल्डिंग के कलेक्शन है और उसके अलावा जो कलेक्शन है उसमें क्या मतलब कौन सा कलेक्शन ज़्यादा है और क्या एफबीआर की टीम या एफबीआर का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना रोल प्ले कर रहा है टैक्स कलेक्शन में। सब अगर हम देखते हैं कि एक विदहोल्डिंग का जितना बड़ा चंक बढ़ता जा रहा है 236W तक Z तक चीज़ें चली गई हैं, तो उसके बाद तो नज़र ये आता है, आम आदमी को ये नज़र आता है कि सारा जो पैसा है वो विदहोल्डिंग के जरिए आ जाता है और जो इतना बड़ा निज़ाम पूरा रखा हुआ है एफबीआर का उसकी कलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही 10% भी नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बात सही है और इसको कैसे आप अदरवाइज कैसे होना चाहिए? हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है बट ये रियलिटी है कि हमारा सारा NSR कलेक्शन ऑफ टैक्स का जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर चला गया। और अभी जैसे क्वार्टर गया मार्च का, तो मैं अपने दफ्तर में बैठ के सब क्लाइंट्स की पोजीशन देख रहा था एडवांस टैक्स की, तो मेजॉरिटी में यही हो रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स ज़्यादा हो गया है तो एडवांस टैक्स पूरा हो गया और पे नहीं करना क्वार्टर पे कोई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और कुछ लोगों की तो अलार्मिंग पोजीशन है कि भाई बहुत ज़्यादा पे हो गया है तो रिफंड कैसे आएगा वो परेशानी अलग है। इसमें जो आई थिंक स्टेटिस्टिक्स थे रफली अबाउट 85% की बातें हो रही थी कि 85% कलेक्शन आती है थ्रू विदहोल्डिंग टैक्सेस, 15% जो है वो दूसरी मद में आते हैं यानी कि पेमेंट विद रिटर्न या पेमेंट विद डिमांड आती है। और ये रेशो जहाँ तक मेरी कुछ लोगों से बात हुई है अनकन्फर्म्ड ज़राए से कि ये रेशो इस साल और ऊपर चला गया है, प्रॉबेबली 87-87.5% तक टच कर जाएगा इस साल। तो हमारा NSR सारा का सारा देखें विदहोल्डिंग पर है। इसी वजह से डिपार्टमेंट का भी फोकस अब बहुत ज़्यादा ऑडिट से ज़्यादा आपकी मॉनिटरिंग पे हो गया है कि टैक्स पेयर टैक्स जो काट रहा है वो सही काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स ही है ये एक किस्म से, आपकी सारी पेमेंट्स पे टैक्स कट रहा है। और मिसाल के तौर पे आप टेलीफोन का टैक्स देख लें, बिजली का तो टैक्स आप क्या समझते हैं कि ये जो है विदहोल्डिंग कम होनी चाहिए? क्या ये टैक्स पेयर्स को या बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही है?
लेकिन रियल टैक्स के निज़ाम को अगर आप देखें कि अगर मुझे अपनी रियल इनकम पे टैक्स देना है तो मुझे रियल इनकम पे साल में एक दफ़ा टैक्स देना चाहिए। ठीक है, आप उसको 4 क्वार्टर में ले लें मुझसे मेरे एस्टिमेट के मुताबिक मैक्सिमम, लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स मेरी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं जिसके ऊपर विदहोल्डिंग हो रही है, जैसे आपने कहा कि 40-50 सबसेक्शन हो गए, तो कहीं ना कहीं हर जगह एक आम आदमी भी टैक्स दे रहा होता है, मोबाइल फ़ोन पे, टेलीफोन पे, बिजली पे, 50 चीज़ों पर वो दे रहा होता है। तो जिसको टैक्स नहीं देना, अब जैसे सैलरीड एम्प्लॉई है उसको टैक्स एट सोर्स कट जाता है, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे पे उसको क्रेडिट्स कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो वो भी छोटा आदमी भी रिफंड में आता है। वो 50,000 60,000 वो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है। और जो आदमी को टैक्स देना ही नहीं है, जो 4 लाख से कम, जो हमारी बेसिक एक थ्रेशोल्ड है कि 4 लाख से ज्यादा आमदनी वाला आदमी टैक्स नेट में आता है, सही है, कम वाला भी आदमी टैक्स दे रहा है, सही है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब यहाँ पे तो जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन एग्जेम्प्ट है, लेकिन बहबूद पे उनको टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये भी मतलब एक तरह की कोई वो नहीं है कि भाई जब वो पेंशनर्स हैं और वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसको मेरे ख्याल में एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? एग्जेम्प्ट उसको नहीं रखा है अभी तक उन्होंने, एक बेसिक थ्रेशोल्ड शायद 1.5 लाख की दी हुई है कि वहाँ तक आपकी एग्जेम्प्ट है, बाकी सारी टैक्सेबल है। ये तो मेरे ख्याल में एक नेशनल पॉलिसी के तहत पेंशनर्स के लिए एक बेनिफिट होना चाहिए और ये एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, इनको होनी चाहिए ना, मतलब डिमांड होनी चाहिए, इसलिए कि उससे कोई रेवेन्यू तो कोई कलेक्शन आपका हो नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अनफॉर्चुनेट है, उस क्लास की कोई से नहीं है, कोई आवाज नहीं है, असल मसला ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ये देखते हैं हैदर साहब कि जो सीपैक है अब आ रही है, बहुत चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे जापानीज, कोरियन कॉन्ट्रैक्टर्स और दूसरे मुल्कों से लोग आके यहाँ काम करते हैं। तो 153(2) में एक प्रोविजन है जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि उनकी जो डिडक्शन है वो एडजस्टेबल है। तो जब हम पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को देखें तो उनका वो जो टैक्स है वो FTR में है, तो ये मतलब कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है बिजनेस की, बिकॉज आप भी समझते हैं कि एडजस्टेबल होने से कितने डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है और FTR होने से कॉस्ट का पार्ट बन जाता है वो। तो आप क्या समझते हैं ये चीज़ रहनी चाहिए? क्या ये पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स की वायबिलिटी है इस पे, और या उनके लिए उनके साथ जाती है? मेरे ख्याल में आप 152 की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑप्शन है फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो ऑप्ट कर लें ताकि वो उनका टैक्स फाइनल ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो नेचुरली डिसएडवांटेज है लोकल कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन मैंने जब बात की थी ये FBR के लोगों से तो उन्होंने ये कहा था कि ये क्योंकि वहाँ पे जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है उसमें जो है प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने इसको एडजस्टेबल किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी वो बात तो इनकी ठीक है, बिकॉज ट्रीटी अगर आप साइन करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर ट्रीटी कंट्री से आ रहा है तो उस ट्रीटी के तहत आपको उसके प्रॉफिट ही टैक्स करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन ओवर एंड अबाउट नहीं करने, तो उसको लिखते हुए उन्होंने ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर को भी वो ऑप्शन दे दें लॉ में, अपने गुंजाइश दे दें और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ताकि लोकल भी हमारी एक्सपर्टीज, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या मिनिमम टैक्स कर दें उसको। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये मतलब ताकि वो प्रॉफिट पे अपना जो भी उनको एटलीस्ट ये टैक्स उनको देना है, तो वो उससे उनको प्रॉफिट और लॉस। मिनिमम टैक्स से फिर शायद लोगों को इतना फायदा नहीं होगा जो, लेकिन उनकी जो आमदनी होगी उसके मतलब उससे ज्यादा टैक्स नहीं, लेकिन प्रॉफिट पे अगर ज्यादा होगा तो होता ही है कि उनको वो दे देगा टैक्स। ठीक है, उस तरह ठीक है। दोनों मतलब आप FBR देख लें क्या चीज उसके लिए वायबल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो है, और इसमें मेरे ख्याल में FBR का कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई नुकसान। तो मेरे ख्याल में ये चीज एक ऐसी है। आप ADRC की नई जो कमेटी बनी है उसके मेंबर भी अपॉइंट हुए हैं, और ये DRC कमेटी जो है काफ़ी सालों बाद मुहत्तर एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी हुई थी, लेकिन शायद वो एक वजह से उसके डिलीवरेबल्स नहीं आ सके थे कि वो रिकमेंडेशन जो थी वो अल्टीमेटली FBR के पास जाके रुक जाती थी। कानून में आज भी ये कंडीशन अपनी जगह है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अब नया कोशिश की जा रही है, इससे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? ये नहीं, जो बात आपने कही कि फैसला, अल्टीमेट फैसला आज भी FBR के हाथ में है, तो इसके होते हुए मेरे ख्याल में अभी भी लोग माइल नहीं होंगे DRC में। लेकिन सवाए इसके कि अपने पैनल बना लिया, अच्छी बात है, कि पैनल जब भी फाल होगा जब उसके पास केसेस पुट अप होंगे FBR के पास कि आप ADRC तश्कील दें। तो जब तक ये शर्त रहेगी मेरे ख्याल में ADRC इतना फाल नहीं रहेगा। हालांकि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इस वक्त, डॉक्टर इरशाद, इनका आज से नहीं, जब वो चीफ कमिश्नर भी थे उनका ये विजन था, और मुझसे भी पर्सनली भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि ही वांट्स कि डिस्प्यूट्स जो हैं वो सामने बैठ के रिजॉल्व हों। और मेरे ख्याल में ये भी उनकी पर्सनल एफर्ट से ये सारा कुछ हुआ है और इन्होंने ये बनाया है पैनल पूरा। लेकिन मेरे ख्याल में अब एक स्टेप रह गया है इसका कि लॉ में थोड़ा सा टैक्स रिफॉर्म कमीशन या की अभी रिकमेंडेशन ये था कि ADR को एक्टिवेट किया जाए। मेरे ख्याल तो उन्होंने दोनों मिलकर एक शायद उसकी वजह से ये, लेकिन आई थिंक लॉ ठीक कर ले। इसमें मेरे ख्याल में FBR का कोई
नुकसान नहीं है। देखें, हर पैनल पे एफबीआर की नुमाइंदगी है, ये बाय लॉ है कि एफबीआर का कमिश्नर भी उस पैनल पे होगा या कोई भी ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय एफबीआर। तो मेरे ख्याल में एफबीआर के इंटरेस्ट को उस कमेटी के सामने वो अफसर टेक केयर करेगा। तो एफबीआर को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि एडीआरसी के फैसले से खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरा मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि डिमांड एक दफ़ा जब क्रिएट हो जाती है तो उसको ख़त्म करना एफबीआर के ऑफिसर के लिए, एफबीआर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इश्यूज होते हैं। मेरे ख्याल में ये वजह। तो क्या आप ये नहीं समझते कि अगर हम ये प्रोविजन डाल दें कि अगर कोई टैक्स पेयर चाहे तो असेसमेंट से पहले इन्वोक कर ले इस एडीआरसी को? असेसमेंट से पहले तो देखिए, डिस्प्यूट तो पहले अराइज होना चाहिए ना, मेरे ख्याल में कंसेप्ट ही है। नहीं, लेकिन शोकॉस आया, कोई इशू पे डिबेट चल, देखें होते हैं इश्यूज ऐसे जिन पे आप ओपिनियन लेते हैं लोगों से। तो अगर वो कमेटी का तो उससे ये डिमांड अगर होनी है तो फिर उसको पता चल जाएगा यार ये डिमांड मुझे पे करनी है। इसमें देखें, इसमें कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले आपको याद होगा एक पैनल का एक कॉन्सेप्ट आया था कि पैनल जो है ऑडिट करेगा। तो अगर ये आइडिया आपका अच्छा है, अगर उस पैनल को हम दोबारा तश्कील कर दें डिफरेंट वे में। अभी तो पैनल ये था कि एक अफसर था, एक डिप्टी कमिश्नर था, एक एडिशनल कमिश्नर था, इस तरह पैनल होता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल या बिजनेसमैन भी उस पैनल में अगर लेके ये ट्राई की जाए, ठीक है। और मैं कहता हूँ ठीक है, आप हर लेवल पर ना करें, एक पायलट बेसिस पे कहीं किसी एक रीजन में चेक करें, कुछ करें, ट्राई करें इसको। ओके, ठीक है। दिस इज अ गुड आइडिया। ठीक है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल में साहब हमें अपना प्रोग्राम क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में जहमत देंगे। नाज़रीन, टैक्स पेयर को ये बात नज़र आनी चाहिए कि उसका पैसा गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल में ला रही है। गवर्नमेंट को ब्रिज बनाते वक्त बताना चाहिए ये टैक्स से पैसा है। रेलवे का निज़ाम बेहतर करना चाहिए, तालीम का निज़ाम बेहतर करना चाहिए, और उसके साथ साथ उनको ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये अपनी वेबसाइट पे लाना चाहिए कि ये टैक्स कलेक्ट किया और इस टैक्स के पैसे से